हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025 से रिलेटेड इकोनॉमिक्स विषय का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूटिलिटी। उसके जो कल हमने यूटिलिटी के बारे में बात करी थी, उसकी डेफिनेशन देखी थी, मीनिंग देखी थी। आज हम उसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में आप सभी बने बने रहिए। ये सेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि जो उपयोगिता है, उपयोगिता के कितने प्रकार या भेद होते हैं। इन्हीं को बोला जाता है भेद, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रकार। तो उपयोगिता काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की मोस्टली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीमांत उपयोगिता, जिसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता, एंड थर्ड होता है मार्जिनल, इसको बोला जाता है एवरेज यूटिलिटी यानी कि औसत उपयोगिता। हाँ, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो सीमांत उपयोगिता है वो होती क्या है। सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग करता है तो उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई यानी कि मार्जिनल यूनिट तथा उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इट मीन्स कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाई का उपभोग करता है तो उससे जो अंतिम इकाई मिलती है उसे बोला जाता है मार्जिनल यूनिट, एंड देन उससे जो उपयोगिता मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक संतरा है, संतरे की एक इकाई की उपयोगिता 40 है। यदि दूसरी इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को कुल 60 उपयोगिता प्राप्त होती है तो ऐसी दशा में नारंगी की अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक संतरा है, संतरा की एक इकाई की उपयोगिता कितनी है, 40 है। देन दूसरी जो उपयोगिता है उसकी वो कितनी है, 60 है। तो हम यहाँ पर 60 से 40 माइनस कर देंगे तो हमारा बचा कितना, 20। तो ये हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। फिर सीमांत उपयोगिता के बारे में मार्शल ने कहा है कि मार्शल के अनुसार किसी समय विशेष पर उपभोग की जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी समय विशेष पर उपभोग की जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। उसके बाद एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर बोर्डिंग ने। बोर्डिंग के अनुसार वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि है जो कि उपभोग में एक और इकाई के परिणाम स्वरूप होती है। ये कहते हैं कि प्रोफेसर बोर्डिंग का मानना है कि कुल उपयोगिता में वृद्धि तभी होगी जब हम क्या करेंगे, वहां उपभोग में एक इकाई का अतिरिक्त इकाई जोड़ेंगे। तो वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि से है जो कि उपभोग में एक और इकाई को क्या करती है, जोड़ती है। तो प्रोफेसर बोर्डिंग ने ये डेफिनेशन दी थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सीमांत उपयोगिता के कितने रूप होते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो जो सीमांत उपयोगिता है इसके मोस्टली 3 स्वरूप होते हैं, इसी को रूप या हम इसी को स्वरूप भी कह सकते हैं। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका पहला धनात्मक पॉजिटिव यूटिलिटी होता है, देन शून्य सीमांत होता है, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, एंड ऋणात्मक होता है यहाँ पे, इसको बोला जाता है निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि धनात्मक किस कंडीशन में होगा। अभी हम एक डायग्राम भी देखेंगे, उसके थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे रोटियों की संख्या दी है, रोटियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितनी दी हुई है, 25 45 60 70 एंड 75 70 एंड 60। उसके बाद यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता है 25 20 50 10 5 0 माइनस का 5 एंड माइनस का 10।
अब हम समझेंगे कि एक व्यक्ति भूखा व्यक्ति है, उसकी रोटी खाने की कैपेसिटी कितनी है? 8 रोटी खाता है, ठीक है। एक भूखा व्यक्ति है, वह क्या करता है? 8 रोटी उसकी खाने की क्षमता है। तो अगर उसको बहुत अधिक भूख लगी है, तो उसको क्या होगी? पहले रोटी में उसको जो सीमांत उपयोगिता मिलेगी, वो मिलेगी उसको 25, ठीक। यहाँ पे देख ले, उसको कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है? 25 मिल रही है। देन सेकंड रोटी में उसको जो कुल उपयोगिता मिल रही है, वो मिल रही है 45 मिल रही है। और जो सीमांत उपयोगिता है, वो क्या हो जाएगी? थोड़ा सा उसकी भूख कम होगी, तो थोड़ा सा वो हल्की कम हो जाएगी। देन थर्ड, उसको कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है? 60 मिल रही है। एंड देन यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है उसका 10। फिर उसके बाद 70, 75, 5 एंड एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है, उसको पहली रोटी से अधिक संतुष्टि मिलेगी, दूसरी रोटी से उसको और संतुष्टि मिलेगी, 3, 4, 5 रोटी खाने पे उसका पेट पूर्ण तरीके से भर जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगी? पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। अब जैसे ही उसका पेट भरने के बाद वो अतिरिक्त भोजन करना चाहता है, तो जो उसकी उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। शून्य कैसे? अगर मान लिया जाए वो अतिरिक्त भोजन करता है, तो उससे उसको हानि भी पहुंच सकती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसको वोमिटिंग हो सकती है। इस टाइप से जो उसकी सीमांत उपयोगिता है वो कम हो जाएगी। उसके बाद भी अगर वो रोटी ग्रहण करता है, 6 रोटी में, उसको 5 रोटी में ही पूर्ण संतुष्टि मिल गई, यहाँ तक कि उसको धनात्मक सीमांत उपयोगिता मिल रही थी, छठी रोटी में वहाँ पे सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। अगर उसके बाद भी वह रोटी ग्रहण करता है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? काफ़ी हार्मफुल रहेगा। तो सीमांत उपयोगिता के 3 स्वरूप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 25, 20, 15, 10 और 5, यहाँ तक इसकी जो सीमांत उपयोगिता थी, 5वीं रोटी तक वो धनात्मक हो रही थी। छठी रोटी पे जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य हो जाती है। एंड 7वीं और 8वीं रोटी पे उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक रह जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सीमांत उपयोगिता के 3 रूप, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा। तो यहाँ पे धनात्मक सीमांत उपयोगिता, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं। जब किसी वस्तु की इकाइयों अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के योग से कुल उपयोगिता बढ़ती है, तब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? धनात्मक होगी। यदि सीमांत उपयोगिता के योग से कुल उपयोगिता बढ़ती है, तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? धनात्मक होगी। तालिका के अनुसार 5वीं इकाई तक सीमांत उपयोगिता क्या है? धनात्मक है। यानी कि जो 5वीं रोटी है, यहाँ तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। उसके बाद छठी रोटी पे शून्य सीमांत उपयोगिता आ जा रहा है, तो जीरो मार्जिनल यूटिलिटी तालिका के अनुसार जब रोटी की 7वीं इकाई का उपभोग किया जाता है, रोटी की 7वीं इकाई का उपभोग किया जाता है, तब उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। छठी इकाई पर उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता 0 होती है और कुल उपयोगिता यहाँ पे कितनी होती है? 75 होती है। 7वीं इकाई पर उसकी सीमांत उपयोगिता -5 और कुल उपयोगिता घटकर 70 रह जाती है। 8वीं उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटकर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। -10 और उपयोगिता यहाँ पे हमारी 60 रह जाएगी। तो रोटी की 7वीं और 8वीं इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को दृष्टिहीनता या असंतोष का अनुभव होता है। अर्थशास्त्र में इस स्थिति को क्या बोला जाता है? ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ठीक। अब हम देखेंगे कुल उपयोगिता क्या होती है। कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का योग ही क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता कहलाता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली जो भी सीमांत उपयोगिता होती है, उसका योग ही क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता कहलाता है। अब मेयर्स ने कुल उपयोगिता के संदर्भ में बोला है कि कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से या उसके स्वामित्व से क्या होती है? प्राप्त होती है। एंड देन यहाँ पे बोला है कि कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों की सीमांत उपयोगिता का क्या होती है? योग होती है। जो टीयू है, टीयू क्या होती है? विभिन्न एमयू का योग होती है।
ठीक। अब उसी प्रकार से मेयर्स ने एक और कथन बोला है कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग ही क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता कहलाता है। अब देखेंगे कि कुल उपयोगिता संबंधी विचार को हम देखते हैं, रोटियों के एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग बढ़ाया जाता है, उस वस्तु से मिलने वाली कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, घटती दर से क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग बढ़ाया जाता है, तो उस वस्तु से मिलने वाली जो कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती हुई दर से बढ़ती है। अब हम देखेंगे कि जब कुल उपयोगिता का बढ़ना समाप्त हो जाता है, तो उस बिंदु पर कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। इसीलिए यह बिंदु पूर्ण संतुष्टि का बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। ठीक। एंड नेक्स्ट इसकी एक कंडीशन देखेंगे, वो है जब उपभोक्ता किसी वस्तु की जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अंतिम इकाइयों का उपभोग करता है, तो अतिरिक्त वस्तु से क्या होगी, ऋणात्मक उपयोगिता मिलने लगती है। परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता क्या होगी, घटने लगेगी। अब हम यहाँ पे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच क्या रिलेशन होता है, जब सीमांत उपयोगिता यानी कि MU क्या होती है, धनात्मक होती है, तब TU भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव होगी तो जो टोटल यूटिलिटी है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। एंड देन जब सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होगी, तो तब TU क्या होगी, अधिकतम होगी। एंड एक कंडीशन ये है कि जब MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होती है, जो TU है टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, घटती है। ठीक। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी ऐसे समझ सकते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है, देखिए सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, पहले कंडीशन में अगर जब सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है तो टोटल उपयोगिता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक। जैसे ऐसी बढ़ेगी, एक कंडीशन पे यहाँ के आके ये क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसी को हम M बिंदु मान लेते हैं। फिर उसके बाद ये ऐसे घटती हुई कंडीशन में आ जाएगी। ठीक। तो इस टाइप का एक वक्र बनेगा जो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के मध्य संबंध को रिलेट करती है। ठीक है। यहाँ तक कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये अधिकतम हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये माइनस हो जा रहा है, ऋणात्मक। अब हम देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता की जो धारणा है उसका क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स के वे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी, तो उपभोग के क्षेत्र में जो सीमांत उपयोगिता है इसका महत्व है, जैसे कि उपयोगिता ह्रास नियम में इसका महत्व है। जो जैसे सीमांत उपयोगिता का विचार यह जानकारी देता है कि जो जो हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, तो त्यों त्यों क्या होती है, कुल उपयोगिता घटती हुई दर से वृद्धि होती है, जबकि सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती हुई दर से प्राप्त होती है। अर्थात अधिकाधिक इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। ठीक यही बात उपयोगिता ह्रास नियम में भी देखी जा सकती है। इसीलिए सीमांत धारणा का महत्व क्या है, उपयोगिता ह्रास नियम के लिए बढ़ जाता है। उसके बाद उपभोग के क्षेत्र में ही हम दूसरा देखेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता के नियम में किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक व्यक्ति के साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। ठीक है। जो साधन होते हैं प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इसीलिए वह सीमित साधनों से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। उपभोक्ता अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि व्यय किए हुए द्रव्य की सीमांत उपयोगिता प्रत्येक दशा में क्या हो, बराबर हो। सीमांत की धारणा अर्थशास्त्र में सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार है, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, इसीलिए उनका वो क्या करते हैं, वैकल्पिक प्रयोग करते हैं, और इसी धारणा को अर्थशास्त्र में सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो सीमांत उपयोगिता है उसका
उपभोग के क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत में क्या महत्व है? तो इम्पोर्टेंस इन द कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत भी सीमांत की धारणा पर क्या होती है? आधारित है। सीमांत इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता इस इकाई के लिए दिए गए मूल्य के बराबर होती है, परंतु सीमांत इकाई से पहले की इकाइयों पर उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता मिलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीमांत इकाई से पूर्व की प्रत्येक इकाई पर उपभोक्ता को बचत होती है, जिसे उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। अतः सीमांत की धारणा से ही उपभोग की बचत की धारणा का जन्म हुआ है। ठीक है, सीमांत की धारणा से क्या हुआ है? सीमांत की धारणा से उपभोक्ता बचत का जन्म माना जाता है। ठीक है, उपभोक्ता बचत का क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो मार्क के नियम में उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता का क्या महत्व है। तो मार्क का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है, जो मार्क का नियम होता है ये उपयोगिता के ह्रास नियम पर क्या होता है? उपयोगिता के ह्रास नियम पर आधारित है। ठीक, उपयोगिता ह्रास नियम सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है, और ये जो उपयोगिता ह्रास नियम है ये सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। उपयोगिता का नियम क्या है? सीमांत जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस पे क्या है? ये आधारित है। और मार्क का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। इस प्रकार परस्पर निर्भरता के आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्क का नियम भी सीमांत की धारणा पर क्या है? आधारित है, क्योंकि उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता पर आधारित है, और मार्क का नियम क्या है? उपयोगिता के ह्रास नियम पर आधारित है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मार्क का नियम है वो भी सीमांत की धारणा पर आधारित है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड पॉइंट, विनिमय के क्षेत्र में सीमांत का क्या महत्व है। तो इम्पोर्टेंस इन द एक्सचेंज, विनिमय के क्षेत्र में विशेषकर मूल्य निर्धारण में। ठीक है, मूल्य निर्धारण में भी क्या है? ये महत्वपूर्ण है। सीमांत उपयोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है। और जो मतलब इस व्याख्या के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में ये आधारित है। तो कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए कितना मूल्य देगा, जैसे यहाँ पे मूल्य निर्धारण की बात की है, यह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से निर्धारित होता है। कोई वस्तु किसी वस्तु के लिए कितना मूल्य देगा, यह क्या होता है? सीमांत उपयोगिता से ही निर्धारित होता है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण केवल सीमांत उपयोगिता से ही किया जाता है। मूल्य का निर्धारण केवल एमयू यानी कि सीमांत उपयोगिता से ही किया जाता है, ना कि टोटल यूटिलिटी से। ठीक, देन विनिमय के क्षेत्र में हम मूल्य निर्धारण का सेकंड पॉइंट देखेंगे। जिस प्रकार सीमांत उपयोगिता वस्तु क्रय मूल्य का निर्धारण करती है, ठीक उसी प्रकार से वह विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य का निर्धारण भी करती है। क्रय और विक्रय मूल्य निर्धारण करती है, क्रय प्लस विक्रय। ठीक, मूल्य का क्या करती है? ये निर्धारण करती है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। साम्य बिंदु पर सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादन लागत एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और इस साम्य के आधार पर वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। ठीक है, साम्य के आधार पर भी क्या होता है? साम्य मीन्स संतुलन के आधार पर वस्तु के मूल्य का निर्धारण। इसीलिए विनिमय के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता क्या है? महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे उत्पादन के क्षेत्र में इम्पोर्टेंस इन प्रोडक्शन। उत्पादन में सीमांत की धारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पादन को तभी न्यूनतम लागत में प्राप्त कर सकता है जबकि वह उत्पादन में साधनों का ऐसे व्यवस्थित क्रम में लगाए कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता अंत तक क्या हो? लगभग बराबर हो। ठीक है, फिर वितरण के क्षेत्र में इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। वितरण के अंतर्गत सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें साधनों के पारिश्रम का क्या होता है? निर्धारण होता है। जो पारिश्रमिक होते हैं साधनों के, ठीक, साधनों के पारिश्रम का इसमें क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे कि राजस्व के क्षेत्र में सीमांत का इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस इन पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सरकार भी व्यक्ति के समान अपने साधनों का प्रयोग करता है।
प्रयोग इस ढंग से नहीं करना चाहते कि उसे अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट स्पष्ट हो जाता है कि हर अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह समस्याओं के समाधान तथा आर्थिक नीति के निर्धारण में क्या करती है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सीमांत विश्लेषण की मान्यताएं। तो इसकी जो मान्यता है वो है, उपभोग की जाने वाली इकाइयों के बीच में समरूपता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि उपयोगिता विश्लेषण में इस बात को भी मान लिया जाता है कि उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील होता है, अर्थात व्यक्ति को विवेकशील मान लिया जाता है। एंड देन थर्ड इसकी विशेषता है, मूल्य का सूक्ष्म परिवर्तन भी मांग में परिवर्तन ला सकती है। अगर किसी वस्तु में छोटा सा अगर 5 रुपए का भी उसमें परिवर्तन होता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो मूल्य का सूक्ष्म परिवर्तन भी मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन ला सकते हैं। उपभोग की जाने वाली इकाइयों के बीच समरूपता होनी चाहिए, यानी कि जो भी वस्तुएं उपभोग की जाती हैं वो आकार, प्रकार, कीमत, हर चीज में क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। और उपभोक्ता को यहाँ पे विवेकशील प्राणी माना गया है। इट मीन्स कि उपभोक्ता को कौन सी वस्तु उसके लिए उपयुक्त है यह डिसाइड करने के लिए उसके पास बुद्धि होती है, तो अपने विवेक का वहाँ पे प्रदर्शन करके उन वस्तुओं का चयन करते हैं जो उसके लिए क्या होती हैं, उपयोगी मानी जाती हैं। एंड इन्होंने बोला है कि उपभोक्ता के संदर्भ में मान लिया जाता है कि उपभोग करते समय उसके पास क्या होनी चाहिए, निश्चित मात्रा में आय होनी चाहिए। यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करना चाहता है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, एक निश्चित आय होनी चाहिए जिससे वो अपनी वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। तो किसी समय विशेष में आवश्यकताओं में परिवर्तन का न होना। ठीक, जो भी आवश्यकताएं हो अगर वो परिवर्तित हो जाएंगी तो जो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास मतलब सीमांत उपयोगिता नियम है ये वहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि साधनों तथा वस्तुओं साधनों व वस्तुओं के अनेक क्रेता व विक्रेता होते हैं, परंतु इन सब के बीच एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इट मीन्स कि अ, इनकी मान्यता है कि जो साधन होते हैं, यानी कि साधन वो वस्तुओं के अनेक बेचने वाले भी होते हैं और अनेक क्या होते हैं, खरीदने वाले भी होते हैं, परंतु इन सब के बीच में एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट उस पे हस्तक्षेप करे या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस पे क्या हो, प्रतिनिधि करे, तब जा करके वो वस्तुएं क्या हो, अच्छी तरीके से बिके, ताकि उसमें एक ही व्यक्ति का नियंत्रण ना हो और अपने मनमानी ना कर सके। इसीलिए उसमें किसी व्यक्ति का प्रतिनिधि होना कंपलसरी होता है। अब किसी चीज, ये तो उसके दोष या फिर मान्यताएं मान सकते हैं। अब अगर किसी के गुण है तो उसमें दोष भी होंगे। तो यहाँ पे सीमांत विश्लेषण की कुछ आलोचनाएं दी गई हैं। जैसे यह मान्यता क्या है, गलत होना। ठीक है, सीमांत उपयोगिता की आलोचना में कहा गया है कि जो सीमांत उपयोगिता की मान्यता है वो गलत है, क्योंकि सीमांत विश्लेषण की व्याख्या के अंतर्गत यह मान लिया था कि मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी मांग व पूर्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यह मान्यता सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टिकाऊ वस्तु जैसे कैमरा, टेलीविजन, रेडियो आदि वस्तुओं को पूर्णतया एक इकाई के रूप में माना जाता है। ऐसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होने पर वस्तु का क्रय विक्रय छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं किया जाता। इसीलिए विश्लेषण की यह मान्यता क्या है, उचित नहीं है। देन इनकी आलोचना में बोला गया है कि सभी वस्तुएं समरूप नहीं होती। मान्यताओं के अंतर्गत इस बात को भी मान लिया गया है कि सभी वस्तुएं क्या होती हैं, समरूप होती हैं, परंतु व्यवहार में वस्तु की समरूपता निरर्थक है। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की समरूपता की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, वहां पे सारी वस्तुएं क्या होती है, एक जैसी होती है, परंतु जहाँ पे एकाधिकार होता है वहाँ पे वस्तुएं एक रूप से नहीं पाई जाती हैं। तो ये भी इनकी आलोचना की गई है। एंड देन इन्होंने बोला है कि उपभोक्ता का विवेकपूर्ण होना। सीमांत उपयोगिता
में इस बात पर भी आधारित है कि व्यक्ति का व्यवहार पूर्णतया विवेकपूर्ण होता है, परंतु ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील होना चाहता है, परंतु आंतरिक एवं बाह्य परिस्थिति उसे प्रभावित कर देती है, जिससे उसका विवेक भंग हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को विवेकशील नहीं कहा जा सकता। ये भी इनकी आलोचना हुई है। एंड इन्होंने बोला था कि उपयोगिता की माप करना कठिन है, ठीक है। जैसा कि मार्शल ने के उपयोगिता की गणना के विचार के अंतर्गत देख चुके हैं कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के संदर्भ में जो उपयोगिता की धारणा होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसका कोई मूर्त आकार नहीं होता, इसीलिए यह धारणा उतनी व्यवहारिक नहीं है। एंड सीमित क्षेत्र, वर्तमान समय में विशेषकर 1936 के बाद व्यापक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण ने अधिक और जोर पकड़ा है। व्यापक अर्थशास्त्र ने कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का उतना महत्व नहीं है जितना समझा जाता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण केवल सूक्ष्म या व्यक्तिगत दृष्टिकोण ही रखता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण एक पक्षीय विश्लेषण है। एंड देन इनकी आलोचना में कहा गया है कि स्थिर साम्य की कल्पना गलत है। तो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत यह मान लिया गया है कि व्यक्ति की आय व आवश्यकताओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात हमने एक स्थिर साम्य की कल्पना कर ली है जो कि व्यवहारिक नहीं है। तो ये थी इनकी सीमांत उपयोगिता नियम की कुछ आलोचनाएं की गई थी, जैसे मान्यताओं का गलत होना, वस्तु का समरूप न होना, उपभोक्ता का विवेकपूर्ण न होना, उपयोगिता की माप कठिन होना, सीमित क्षेत्र होना और स्थिर साम्य की कल्पना को गलत ठहराया गया है। तो ये इनकी आलोचना में कहा गया है। अब हम देखेंगे इसके आगे की औसत उपयोगिता क्या होती है, यानी कि एवरेज यूटिलिटी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे किसी एवरेज यूटिलिटी को देखते हैं। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों की कुल संख्या का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होते हैं वह क्या कहलाती है, औसत उपयोगिता कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सूत्र रूप में हम इसको देखते हैं। औसत उपयोगिता AU एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू कुल उपयोगिता TU टोटल यूटिलिटी अपॉन उपभोग की गई इकाइयों की संख्या NU से हम क्या कर सकते हैं, औसत उपयोगिता को निकाल सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखना चाहें तो AU इज इक्वल्स टू TU अपॉन NU, ये क्या होते हैं, औसत उपयोगिता यानी कि एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो इन्होंने बोला है कि किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों की कुल संख्या का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होते हैं वह क्या कहलाती है, औसत उपयोगिता कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेंगे, उपभोक्ता के द्वारा 5 रोटियों का उपभोग किया जाता है। हमने रोटियों का एग्जाम्पल लिया था, तालिका के द्वारा दिया था जिसमें, तो उसमें बोला था कि उपभोक्ता होते हैं उसके द्वारा 5 रोटियों का क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है और उसे कुल उपयोगिता 60 प्राप्त होती है। यदि एक्स व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 5 रोटियों का उपभोग कर रहे हैं, 5 रोटी का उपभोग कर रहा है, तो उसको उपयोगिता कितनी मिल रही है, उपयोगिता मिल रही है उसको, कुल उपयोगिता यानी कि टोटल उपयोगिता उसको मिल रही है 60। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 60 का 60 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 12। तो 12 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, AU हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ पे पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद औसत उपयोगिता में कमी आने लग जाती है। ठीक है, तो जो 5वीं रोटी थी, एक्स व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 5 रोटी का उपभोग कर रहे हैं, उससे टोटल उपयोगिता कितनी मिली थी, उसको 60 मिली थी। तो यहाँ पे हम 60 का डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारी 12 क्या आ जाएगी, औसत उपयोगिता आ जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं कि उपभोग के बढ़ने के साथ साथ सीमांत उपयोगिता घटती है। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और औसत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के शून्य होने से पहले तक बढ़ती है, उसके बाद ये क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।